डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम करने जा रहे हैं पोट्री एप्रिसिएशन का टॉपिक। जी हाँ स्टूडेंट, ये टॉपिक रीड प्री में जिन्होंने लैंग्वेज सेकंड चुनी है, इंग्लिश को लैंग्वेज सेकंड के रूप में चुना है, उनकी यूनिट सेकंड और ग्रेड सेकंड से, यानी जो कैंडिडेट्स हैं जो इंग्लिश सब्जेक्ट्स को ऑप्ट किए हुए हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने जा रहा है। स्टूडेंट, जैसे कि आप जानते हो कि पोट्री एप्रिसिएशन एक ऐसा टॉपिक है जो इंग्लिश से जुड़े हुए एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है, लेकिन चूंकि रीड के मामले में ये थोड़ी तस्वीर बदल जाती है। कुछ स्टूडेंट्स जो साइंस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, सारे स्टूडेंट्स, उनके लिए इंग्लिश एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट हो सकता है, और साथ ही साथ आर्ट्स के वो स्टूडेंट जिन्होंने लैंग्वेज सेकंड में रीड में इंग्लिश लैंग्वेज को जो है ऑप्ट किया है, उनके लिए इंग्लिश थोड़ी डिफिकल्ट उनको लगती है। निश्चित रूप से मैं समझ सकता हूं इस स्थिति को, लेकिन स्टूडेंट बहुत ही इजी, एक सुपरफिशियल यानी सतही क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। अगर आपने संबंधित टॉपिक्स को ध्यान से पढ़ लिया है तो ये वीडियो आपको बताएगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस उन टॉपिक से, यानी जैसे हम यहाँ पर पोट्री अप्रिसिएशन कर रहे हैं तो किस किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। बहुत छोटा सा वीडियो है, लेकिन जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस है वो आपके सामने इस वीडियो में हम रखेंगे। स्टूडेंट, जैसे कि आप जानते हो कि पोट्री एप्रिसिएशन में हमसे फिगर्स ऑफ स्पीच जैसे सिमली, मेटाफोर, पर्सोनिफिकेशन, एसोनेंस, कॉन्सोनेंस और एलिट्रेशन जैसे जो फिगर्स ऑफ स्पीच है, जो लिटरेरी डिवाइसेस हैं, उनके मामले में सीधे सीधे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और जैसे कि मैंने कहा, हमने ये सोच कर रखा है कि अब तक आपने उन चैप्टर्स को, उन टॉपिक्स को एक एक बार, दो दो बार, तीन तीन बार स्टडी जरूर कर लिया होगा। अब क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं इसके मामले में हम डिस्कस करते हैं। तो यहां पर देखिए स्टूडेंट, ये आपके सामने है, रीड द एक्सर्प्ट ऑफ द पोएम गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो बाय सेलेक्टिंग द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो यहां पर आप देखिए स्टूडेंट, आपको कोई पूरी पोइम जो है वो दी जा सकती है, या उसका कोई एक्सर्प्ट दिया जा सकता है, उसका कोई हिस्सा दिया जा सकता है, और इस तरीके से वो आपके सामने आएगी। अब यहाँ पर ये लाइंस जो हमने यहाँ पर दिखा रखी है, हालांकि ये लाइन जो है वो पेपर में इस तरीके से दी हुई नहीं आएगी, लेकिन आप समझ सकते हैं कि 1 2 3 4 5 इस तरीके से आपको लाइंस को काउंट करना है, ध्यान में रखना है, क्योंकि क्वेश्चंस की नेचर कई बार ऐसे पूछा जाता है कि फला फिगर ऑफ स्पीच जो है वो कौन सी लाइन में है, तो आपको लाइन गिनते हुए ये ध्यान में रखना पड़ेगा। इस तरीके से आपको लाइंस को पोएट्री की ध्यान में रखना है कि किस लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच आया है, या किन कौन कौन सी लाइन जो है इस फिगर ऑफ स्पीच को बताती है। इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस जो है वो पूछे जा सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ पहले से ही जो पोइम जो है उसके ये जो एक्सर्प्ट है उसके सामने लाइंस जो है वो बना रखी है। ओके स्टूडेंट, अब देखिए, पोट्री की लाइंस को आपको पढ़ना है। आपको जरूरी नहीं उसका मीनिंग पूरी तरह इतना ग्रास्प हो जाए कि आप बस उसका क्रिटिकल एप्रिसिएशन ही कर दो। जी नहीं, बिल्कुल मैं समझ सकता हूं ऐसा नहीं होता है, लेकिन ये बात तय है कि उसका जो सब्जेक्ट है वो आपको समझ में आ जाएगा। और साथ ही साथ चूंकि आपने जो पोट्री एप्रिसिएशन से जुड़े हुए टॉपिक्स हैं, जैसे फिगर्स ऑफ स्पीच, सिमली, मेटाफोर क्या है, पर्सोनिफिकेशन, एलिट्रेशन और एसोनेंस जैसे कुछ जो टॉपिक्स हमारे लिए प्रिस्क्राइब्ड है, उनकी स्टडी ऑलरेडी कर ली है, तो फिर आपको केवल उनको पहचानना है और उनसे संबंधित सिंपल क्वेश्चंस का आंसर देना है। तो हम यहां पर आपके सामने उन क्वेश्चंस को करने से पहले हम एक बार इस पोएम को ऐसे पढ़ते हैं। I wandered lonely as a cloud that floats on high over vales and hills, when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils, beside the lake, beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze, continuous as the stars that shine and twinkle on the Milky Way. They stretched in never-ending line along the margin of a bay. 10,000 saw I at a glance, tossing their heads in sprightly dance,
The waves beside them danced, but they outdid the sparkling waves in glee. तो यहाँ पर हमें ये पता थोड़ा थोड़ा चलने लग गया इसको एक बार पढ़ने से कि पोइट जो है, वैसे मैं आपको बता दूं कि ये पोइम जो है, जो इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट है उनको ये पता चल गया कि ये डैफोडिल पोइम में से लिया गया, जो वर्ड्सवर्थ की एक पोइम है। लेकिन आपको इतना ना भी पता चले, क्योंकि मिलियंस ऑफ पोइम्स है, ऐसे पता चलना मुश्किल है। लेकिन आपको ये पता चल गया कि यहाँ पोइट ने अपनी इमोशंस किसी नेचुरल सीन के लिए दिखी है, स्पेशली वो डैफोडिल्स जो फ्लावर्स है उनको देखकर अपनी फीलिंग्स को और उनके डिस्क्रिप्शन को यहाँ पर आपके सामने एक्सप्रेस करता है। अब देखिए स्टूडेंट, किस तरीके से आपको कम से कम 2 बार जो है उस पोइम को पढ़ना है, ताकि एक हल्का मैटर आपके समझ में आ जाए कि पोइम में क्या कहा जा रहा है। अब उसके बाद हम क्वेश्चंस पर आते हैं, और यहाँ पर देखिए, what figure of speech has been used in the first line of the poem? अब पहला क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे कि फर्स्ट लाइन में, सेकंड लाइन में, फिफ्थ लाइन में, 10th लाइन में, इस तरीके के क्वेश्चंस आपके, क्योंकि हमारा उद्देश्य आपको ये बताना है कि इस तरीके के क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे। तो यहां पर ये कह रहा है कि फर्स्ट लाइन ऑफ पोएम में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच, तो आप जानते हैं कि हमारे सिमिली, मेटाफोर, पर्सोनिफिकेशन, एलिट्रेशन, एसोनेस जैसे फिगर्स ऑफ स्पीच जो है वो हमारे सिलेबस में है। तो अब यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कि फर्स्ट लाइन क्या कहती है, आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड। अब ये फर्स्ट लाइन है, यहाँ पर पोएट कह रहा है आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, क्लाउड की तरह मैं वंडर कर रहा था, घूम रहा था इधर उधर, जैसे क्लाउड बादल हवा में, हवा के साथ साथ इधर उधर घूमते हैं, वैसे आई वॉज वंडरिंग हियर एंड देयर। तो यहां पर वो अपनी कंपैरिजन करता है क्लाउड से, अपनी तुलना करता है क्लाउड से, और इसको एज वर्ड से दिखाया गया। तो जैसे कि आप जानते हो कि जब 2 डिसिमिलर थिंग्स के बीच कंपैरिजन होता है और उसको लाइक, एज, सो जैसे ऑब्जेक्ट, जैसे वर्ड से, कनेक्टिंग वर्ड से दिखाया जाता है, तो ये जो फिगर ऑफ स्पीच होता है ये सिमिली होता है। क्योंकि आपने पढ़ रखा है तो निश्चित रूप से आपको बस एक बार देखते ही ये समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई, लाइक, एज, सो, इस तरीके का कोई कंपैरिजन हो 2 चीजों के बीच, पोएट है वो खुद के घूमने की कंपैरिजन बादल के आसमान में उड़ने से करता है। तो 2 डिसिमिलर थिंग्स है, उनको आपस में कंपेयर किया गया है, और सिमिली जो एज, लाइक और सो वर्ड से जो है शो होती है उसको यहाँ पर दिखाया गया है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर 1 सिमिली, 2 मेटाफोर, 3 हाइपरबली और 4 पर्सोनिफिकेशन आपके सामने है। तो यहाँ पर सिमिली, मेटाफोर, हाइपरबली और पर्सोनिफिकेशन आपको मिल रहे हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि चूंकि पोएट ने फर्स्ट लाइन में अपनी कंपैरिजन जो है वो क्लाउड से की है, जिसको एज वर्ड से उसने दिखाया है, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा सिमिली। मेटाफोर भी सिमिली की तरह कंपैरिजन होता है, लेकिन उसमें लाइक, एज, सो वर्ड नहीं होते। हाइपरबली जो है किसी चीज को बढ़ा चढ़ा के प्रेजेंट करना होता है, हालांकि ये हमारे सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड भी नहीं है, लेकिन ये आप जानते हैं। और पर्सोनिफिकेशन का मतलब है मानवीकरण, यानी किसी भी ऐसे ऑब्जेक्ट को जो ह्यूमन बीइंग नहीं है, ह्यूमन बीइंग की तरह एक्टिविटी करते हुए, और साथ ही साथ उसके लिम्स के साथ और उसके इंटेलिजेंस, माइंड की एक्टिविटीज के साथ उसको प्रेजेंट किया जाए, तो वो पर्सोनिफिकेशन होता है। लेकिन यहाँ पर हमारा आंसर हमारे सामने है सिमिली। इस तरीके से आपको आंसर भरना है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन हमारा सही है। दूसरा है, विच ऑफ द लाइन इज एन एग्जाम्पल ऑफ पर्सोनिफिकेशन। कौन सी लाइन जो है वो पर्सोनिफिकेशन का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर फिर देखिए, दूसरा फिगर ऑफ स्पीच हमें पूछा जा रहा है, पर्सोनिफिकेशन। कौन सी लाइन पर्सोनिफिकेशन का एग्जाम्पल है? लाइन 4, ऑप्शन ए कह रहा है, ऑप्शन बी कह रहा है लाइन 6, ऑप्शन सी कह रहा है लाइन 9 और ऑप्शन डी कह रहा है लाइन 10। तो सबसे पहले हम देखते हैं लाइन नंबर 4। तो यहां पर देखिए, a host of golden daffodils। तो यहां पर जैसे कि हम जानते हैं कि पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, पर्सोनिफिकेशन का मतलब क्या होता है? पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है ह्यूमन स्टेटस देना ऐसी चीज को जो ह्यूमन बीइंग नहीं है। तो ह्यूमन स्टेटस देने के लिए या तो कोई एक्टिविटी करवाते हुए
ऐसी एक्टिविटी जो ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड है, मनुष्य से रिलेटेड है, मानवीकरण हिंदी में कहते तो मानव की तरह दिखाना। तो अब या तो कोई एक्टिविटी करते हुए दिखाया जाएगा, ऐसी एक्टिविटी जो ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड हो, हंसना, गुस्सा करना, या मुस्कुराना, डांस करना, या फिर ऐसी कोई लिम्स जो मानव के हाथ पैर होते हैं, इस तरीके से किसी ऐसी चीज को जो ह्यूमन बीइंग नहीं है उसको ऐसे लिम्स के साथ प्रेजेंट करना, और या फिर सेंस यानी इंटेलिजेंस के साथ उसको प्रेजेंट करना जैसे ह्यूमन बीइंग के अंदर है। तो इस तरीके से जब किसी ऐसी चीज को जो ह्यूमन बीइंग नहीं है प्रेजेंट किया जाता है तो उसे पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। अब हम देखते हैं कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सी लाइन ऐसी है जिसमें ये चीज की गई है। सबसे पहले लाइन 4, लाइन 4 में देखिए, होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स, गोल्डन डैफोडिल्स येलो कलर के इसलिए गोल्डन कह दिया, उनका एक ग्रुप है, होस्ट है, पर्सोनिफिकेशन नहीं हुआ। दूसरा हमारा ऑप्शन कहता है लाइन नंबर 6, तो लाइन नंबर 6 है फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज। तो अब देखिए स्टूडेंट, यहां पर जो डैफोडिल्स है उनको फ्लटर करते हुए, इतराते हुए और डांसिंग करते हुए दिखाया गया है। डांस जो ह्यूमन एक्टिविटी है ऐसा करते हुए दिखाया गया। लेकिन अपना आंसर लगभग ये तय हो गया, लेकिन फिर भी हम बाकी 2 लाइंस को भी देखेंगे ऑप्शन में जो दी गई है, लाइन नंबर 9 एंड लाइन नंबर 10। तो लाइन नंबर 9 कहती है दे स्ट्रेच्ड इन नेवर एंडिंग लाइन, वो बड़े दूर तक फैले हुए थे, और अलोंग द मार्जिन ऑफ ए बे, जो बे है, समुद्र का किनारा है, बे है वहां, और इधर जो मैदान है उसके किनारे किनारे पर वो फैले हुए थे अलोंग द मार्जिन। तो इसका मतलब हुआ कि हमारा आंसर जो है जिसमें डैफोडिल्स को फ्लटरिंग और डांसिंग यानी ह्यूमन एक्टिविटी करते हुए दिखाया गया है, ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसलिए हम अब बिना कोई झिझक के हमारा आंसर जो है लाइन नंबर 6 होगा, जिसमें डैफोडिल्स का पर्सोनिफिकेशन यानी मानवीकरण किया गया है। ओके स्टूडेंट, अब हम पढ़ते हैं आगे। तो यानी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, बहुत सुपरफिशियल क्वेश्चन है, लेकिन बस थोड़ा सा आपकी टॉपिक की समझ आपको उसको सही रूप में और कॉन्फिडेंस के साथ आप आंसर को अंकित कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। नंबर 3, द राइम स्कीम ऑफ द फर्स्ट 4 लाइन। देखिए राइम स्कीम ऑफ फर्स्ट 4 लाइन, फर्स्ट 4 लाइन की राइम स्कीम क्या है? तो जैसे कि आप पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको एक इंफॉर्मेशन के रूप में बता दूं कि राइम स्कीम का मतलब होता है कि जिस तरीके से कोई पोइम जो है वो राइम करती है। राइम करती है मतलब कि जनरली जैसे पोइम्स की लाइन हमारे सामने होती है इस तरीके से, तो एंडिंग वर्ड्स में जो सिमिलैरिटी ऑफ साउंड होती है, एंडिंग जो वर्ड्स होते हैं वो सिमिलर साउंड करते हुए, तो जिस रूप में वो, जिस अगर पहली लाइन का वर्ड दूसरी लाइन के लास्ट वर्ड से मैच कर रहा है साउंड में, तो वो आपस में राइम कर रहे हैं। अगर पहली लाइन से दूसरी लाइन का लास्ट एंडिंग वर्ड की साउंड मैच नहीं कर रही है, इसका मतलब वो राइम नहीं कर रहे हैं। तो यहां पर देखिए, अगर सपोज कीजिए कि इस लाइन का लास्ट वर्ड स्टार है, तो और यहां पर आर है, स्टार आर, ठीक है, हाई हाई, यानी ऐसे सोचिए कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये 4 लाइन है किसी पोएम की, और इनके एंडिंग वर्ड्स इस तरीके से। तो यहां पर जो स्टार है, एंडिंग वर्ड है स्टार फर्स्ट लाइन का, तो हमने उसको नाम दे दिया ये है ए। और आर, आर जो है उसको हमने नाम दे दिया, क्योंकि स्टार से आर मैच कर रहा है इसलिए हमने इसको भी नाम दे दिया ए। अब हाई क्या ऊपर वाले से मैच कर रहा है, स्टार आर हाई एकदम अलग है, स्पेलिंग सबकी अलग हो सकती है, अब वो आपको नहीं देखना, साउंड देखना। तो यहां पर हमने इसको, चूंकि अलग साउंड है इसलिए इसको नाम दे दिया बी। अब स्टार आर हाई स्काई, क्या ऊपर से हाई स्काई, ठीक है भाई ये भी है। तो अब अगर हमसे पूछे कि इन 4 लाइन की राइम स्कीम क्या है, तो हम कहेंगे ए बी बी। तो ऐसे ही क्वेश्चन आया है, द राइम स्कीम ऑफ द फर्स्ट 4 लाइन, पहली 4 लाइन की राइम स्कीम क्या है? ऑप्शन दे रखे हैं ए बी बी, ए बी
ABBA, AABA। तो यहां पर अपने को सबसे पहले उन 4 लाइंस को देखना है। देखिए स्टूडेंट, में यहां पर आप देखिए कि तरीके से हम आराम से इसको साफ कर देते हैं ताकि एकदम हमें पहचानने में दिक्कत ना हो। अब यहां पर देखिए, आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, पहली लाइन को हमने ए ऑप्शन दिया, क्लाउड दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स। क्या क्लाउड से हिल्स मैच कर रहा है? जी नहीं कर रहा, तो इसलिए हमने इसको नाम दे दिया बी। अब व्हेन ऑल एट वंस आई सो अ क्राउड, तो क्लाउड, क्राउड, ABA, or a host of golden daffodils, hills, daffodils, hills, golden daffodils। तो यहां पर ये बी। तो अब फर्स्ट 4 लाइन की राइम स्कीम क्या हो गई स्टूडेंट? ए बी, ए बी, ये हमारी राइम स्कीम निकल गई। अब हम देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन हमें ये कहता है कि ए बी राइम स्कीम है। तो ए बी ए जी नहीं है हमारी राइम स्कीम, ए बी बी नहीं है हमारी राइम स्कीम, तो ए बी जी हाँ स्टूडेंट, ये हमारी राइम है। तो हम कह सकते हैं हमारा आंसर 2 नंबर पे जो बी ऑप्शन है वो हमारा आंसर सही है। 3rd नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी ऑप्शन हम सिलेक्ट कर सकते हैं बहुत कॉन्फिडेंस। अगले क्वेश्चन पर आते हैं स्टूडेंट, विच ऑफ द लाइन इज एन एग्जाम्पल ऑफ एसोनेंस। यहां स्टूडेंट आपके जो सिलेबस में, स्पेशली रीड सेकंड लैंग्वेज के सिलेबस में एसोनेंस जो फिगर ऑफ स्पीच है उसको देखते हैं। विच ऑफ द लाइन इज एन एग्जाम्पल ऑफ एसोनेंस। एसोनेंस में क्या होता है कि वावल साउंड जो है वो रिपीट होती है, वावल साउंड जो है वो रिपीट होती है। तो वावल साउंड का रेपिटेशन कौन सी लाइन में हुआ है? ऑप्शन लाइन 4, ऑप्शन बी कहता है लाइन 7, ऑप्शन सी कहता है लाइन 8 और ऑप्शन डी कहता है लाइन 9। तो 4, 7, 8, 9 को हम देखते हैं। 4, 7, 8, 9, 4, 7, 8 और 9 हमारे ऑप्शन। तो यहां पर देखिए, ए होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स, हाँ वावल साउंड आ रही है, होस्ट ओ गोल्डन डैफो। हाँ कुछ हद तक सही है ये हमारा पूरी तरह, लेकिन फिर भी बाकी लाइंस को भी देखते हैं। कॉन्टिन्यूअस एज द स्टार्स दैट शाइन, कोई वावल साउंड रिपीट नहीं हुई है। 8 नंबर लाइन देखते हैं, एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे, हुई है लेकिन उस लेवल पर नहीं हुई। और 9 नंबर लाइन पर देखते हैं, दे स्ट्रेच्ड इन नेवर एंडिंग लाइन, यहाँ पर कोई वावल साउंड रिपीट नहीं। जबकि यहाँ पर देखिए, ए होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स, तो 4 जगह ओ साउंड जो है, अ होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स। तो इस तरीके से हम देखते हैं ओ साउंड जो है म्यूजिकलिटी क्रिएट करती है। इस तरीके का फिगर ऑफ स्पीच जिसमें कोई वावल साउंड जो है वो रिपीट हो, जिनकी कॉन्सोनेंट साउंड अलग अलग हो, उस फिगर ऑफ स्पीच को एसोनेंस कहते हैं। तो यहां पर देखिए स्टूडेंट, हम कह सकते हैं लाइन नंबर 4 जो फर्स्ट ऑप्शन है वो हमारा सही आंसर है। वावल साउंड का रेपिटेशन ही एसोनेंस कहलाता है और ऐसा लाइन नंबर 4 में हुआ है। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। के बाद आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑब्जेक्ट हैज बीन पर्सोनिफाइड इन द पोएम। पोएम में कौन सा ऑब्जेक्ट जो है पर्सोनिफाई किया गया है, किस चीज को पर्सोनिफिकेशन जिसका किया गया है। तो यहां पर देखिए, बे, क्लाउड, डैफोडिल्स, मिल्की वे। तो अगर आप पोएम को पढ़ोगे तो यहां पर देखिए हमने पर्सोनिफिकेशन फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज। तो फ्लटरिंग एंड डांसिंग, वो फ्लटर कर रहे थे, डांस कर रहे थे, कौन? गोल्डन डैफोडिल्स। कहां पर? बिसाइड द लेक, बीनीथ द ट्रीज, पेड़ों के नीचे, लेक के पास में डैफोडिल्स ही डांस कर रहे थे, यानी उनका ही क्या किया गया है? पर्सोनिफिकेशन किया गया है। तो हम कह देंगे हमारा आंसर सी, डैफोडिल्स को पर्सोनिफाई किया गया है, यानी द डैफोडिल्स हैज बीन पर्सोनिफाइड, have been personified in the poem because
दे आर सोन एज डूइंग ह्यूमन एक्टिविटी ऑफ डांसिंग, फ्लटरिंग, तरीके की एक्टिविटी करते हुए उनका मानवीकरण किया गया है, उनको मानव की तरह दिखाया गया है, इसलिए ये एक्टिविटी डांसिंग की मानव से जुड़ी हुई है। फूल है वो हिल रहे हैं तो उनको डांस करते हुए दिखा दिया गया, ये पोएटिक इमेजिनेशन है। तो इस तरीके का जो फिगर ऑफ स्पीच है उसको पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। और जिस ऑब्जेक्ट का पर्सोनिफिकेशन किया जाता है तो उसको वर्ब के रूप में कहते हैं कि उसको पर्सोनिफाई कर दिया गया, हैज बीन पर्सोनिफाइड। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट 6th नंबर क्वेश्चन है, द पोएम हैज बीन रिटन। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके सामने है और आपको ध्यान देने की जरूरत है। पोएम किस स्टाइल में लिखी गई? देखिए राइम्ड वर्सेस वो होता है जिसमें कोई राइम स्कीम होती है, तो हमने ये तो देखा कि राइम स्कीम तो इसमें है, लेकिन मान लो कि राइम स्कीम ना हो, ऐसी पोएम हमारे कोर्स में आ जाए, हमारे पेपर में आ जाए, तो हम क्या करें? तो इसको भी समझ लेते हैं कि बाकी ऑप्शन क्या कहते हैं। ब्लैंक वर्स, ब्लैंक वर्स का मतलब होता है ब्लैंक, खाली, यानी लाइन की लेंथ एक जितनी होगी लेकिन आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी हुई है, लेकिन लास्ट में राइम नहीं करती, तो हम कहते हैं नो राइम, इसमें कोई राइम नहीं होती। लेकिन लाइंस की लेंथ होती है वो सेम लेंथ होती है, लाइन की लेंथ लगभग समान, ठीक है, क्योंकि आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी हुई तो लाइन तो लगभग सेम होगी, उसमें 10 सिलेबल होंगे, सब कुछ सेम होगा, लेकिन लास्ट में राइम नहीं करेगी। अब देखिए फ्री वर्स, फ्री वर्स क्या होता है? फ्री वर्स में क्या होता है कि फ्री, एकदम फ्री है, राइम इसमें नहीं भी मिले और कहीं मिल भी सकती है, लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि इस तरीके की पॉइंट में एक लाइन की लेंथ इतनी, फिर दूसरे की इतनी हो सकती है, इतनी, फिर वापस लगातार दो की एक लाइन एक जितनी लेंथ हो सकती है, इस तरीके से लाइन एंड लेंथ आपको मिलती है, यानी कोई बड़ी कोई छोटी, कभी फ्री है, पोएट ने अपने हिसाब से कोई मीटर को फॉलो नहीं किया, नो मीटर, कोई मीटर नहीं है उसमें, कोई छंद नहीं है, बल्कि एक फ्री वर्स में उसको यूज किया। हाँ, यदा कदा बीच बीच में हो सकता है इन दो लाइंस की राइम स्कीम आपस में मिल जाए, तो इस तरीके की राइम स्कीम मिल सकती है, लेकिन वो भी स्पोरेडिक मिलती है, मिले ना मिले जरूरी नहीं, लेकिन लाइन की लेंथ जो है वो बिल्कुल वैरी करती है, अलग अलग होती है, उसमें वेरिएशन होता है, उसको फ्री वर्स कहते हैं। और नॉट एनी ऑफ द अबव, कोई सी भी इसमें ऑप्शन सही नहीं। लेकिन हम जानते हैं कि हमने खुद ने देखा कि इसकी फर्स्ट 4 लाइन की जो राइम स्कीम है, अब मान लीजिए राइम स्कीम का क्वेश्चन नहीं आए, ये क्वेश्चन आ जाए, तो आपको क्या करना है, पोएम में राइम देखनी है, अगर राइम मिल रही है तो वो राइम्ड वर्स, अगर राइम नहीं मिल रही लेकिन लेंथ एक जितनी हो तो वो फ्री ब्लैंक वर्स होगा, लेकिन पोएम की लाइन की लेंथ इस तरीके से वैरी कर रही हो, कोई छोटी कोई बड़ी, तो वो फ्री वर्स में, क्योंकि राइम आपके कोर्स में है तो इस तरीके का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, ये एकदम आपको ध्यान में रखना है। तो चूंकि हम जानते हैं कि हमने इस पोएम की फर्स्ट 4 लाइन की राइम स्कीम देखिए, अगर क्वेश्चन राइम स्कीम का नहीं आए, सीधा ही आ जाए, तो आपको राइम देखनी, अगर राइम है तो वो राइम्ड वर्सेस, ठीक है स्टूडेंट, तो इसका आंसर हो गया राइम्ड वर्स। ओके स्टूडेंट, ना तो ये ब्लैंक वर्स में है ना फ्री वर्स में है, और चौथा ऑप्शन है भी, तो आपको ध्यान रखना इसमें ए ऑप्शन यानी राइम्ड, कोई सी भी राइम, राइम स्कीम कुछ भी हो सकती है, जरूरी नहीं ए बी हो, ए बी हो सकती है, ए बी हो सकती है, लेकिन राइम है तो ऐसा कोई भी पोएटिक जो एक्सेप्ट है या पूरी पोइम है वो राइम्ड वर्स में लिखी हुई मानी जाएगी। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, which of the two objects have been personified in the poem? अब देखिए आप सोचेंगे कि सर अभी तो पर्सोनिफिकेशन का क्वेश्चन आएगा, मैं ये मान के चल रहा हूँ क्वेश्चन 4 आए, जरूरी नहीं, हो सकता है वो क्वेश्चन आ जाए एक का सिंगल का, या ऐसे आप क्वेश्चन आ। अब आपको देखना है 2 ऑब्जेक्ट्स को पर्सोनिफाई किया गया है, कौन कौन से दोनों ऑब्जेक्ट्स को पर्सोनिफाई किया गया है, तो वो आपको ढूंढना है। हमें ये पता है वेव्स को, अगर हम पोएम को चूंकि मान के चलते हैं कि पहला क्वेश्चन नहीं आया जिसमें पर्सोनिफिकेशन पूछा था, तो हमने देख लिया कि डैफोडिल्स को डांस करते हुए दिखाया गया, मतलब डैफोडिल्स को डेफिनेटली जो है वो पर्सोनिफाई किया गया है। अगर हम वेव्स की बात करें, द वेव्स बिसाइड देम डांस्ड, अरे वाह, वेव्स भी डांस कर रही है, इसका मतलब वेव्स को भी पर्सोनिफाई किया गया है, जबकि मिल्की वे को कहीं पे भी ह्यूमन एक्टिविटी के साथ नहीं दिखाया गया। बे जो है वो केवल एक, जो हम कह सकते हैं लोकेशन बताई गई है जहां डैफोडिल्स उगे हुए हैं,
तो मार्जिन ऑफ बे में उगे हुए हैं, बे की कोई एक्टिविटी यहाँ पर नहीं है। तो इस तरीके से हम ध्यान करते हुए कह सकते हैं कि जो बे एंड क्लाउड है, क्लाउड को कोई पर्सोनिफाइड रूप में नहीं दिखाया गया, वो उड़ता है, निश्चित रूप से उड़ता है। पोएट ने खुद का कंपैरिजन किया है उससे कि भाई मैं जो है उस बादल की तरह उड़ रहा हूँ या इधर उधर घूम रहा हूँ। तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत है। और मिल्की वे को भी इस तरीके से नहीं दिखाया गया, स्टार्स की तरह उनको बताया गया है। डेफोडिल्स को जैसे मिल्की वे में स्टार्स होते हैं वैसे ही वो लाइन में फैले हुए। तो ट्रीज एंड ब्रीज इनको भी नहीं दिखाया गया, हवा को या पेड़ों को पर्सोनिफाइड रूप में नहीं दिखाया गया, जबकि वेव्स और डेफोडिल्स दोनों को पर्सोनिफाई किया गया है, उनका मानवीकरण किया गया है। तो इस तरीके से उनको ह्यूमन एक्टिविटी करते हुए यानी डांसिंग की एक्टिविटी करते हुए उनको दिखाया गया है। इसलिए हम कहते हैं वेव्स और डेफोडिल्स को जो है वो पर्सोनिफाई किया गया है। तो हमारा ये क्वेश्चन भी इस तरीके से सही हो जाएगा। क्योंकि आपको ध्यान से इन चीजों को पढ़ना है, देखना है और पॉइंट में सिलेक्ट करते हुए इस चीज का ध्यान रखना है कि ये चीज पर्सोनिफाई नहीं की गई। अब अगर एक भी इसमें पेयर में ये नहीं की गई तो ये पूरा पेयर ही क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्लाउड जैसे ऑप्शन दो जगह आया है। अब ये पेयर भी सही हो सकता है, किसी स्थिति में ये भी हो सकता है, लेकिन अगर मान लीजिए इसके साथ वाला सही नहीं है तो ये भी सही नहीं। अब फाइनल क्वेश्चन को देखते हैं। द लाइन 10,000 saw I at a glance is an example of 10,000 I saw at a glance। पोइट ने कहा मैंने दसों हजारों डैफोडिल्स एक साथ देखी। तो जब किसी चीज को डिस्क्रिप्शन को बढ़ा चढ़ा के प्रेजेंट किया, पोइट ने कहीं कोई सिमिली नहीं दिखाई वहां पर उसको बताने के लिए, तो यहाँ पर सिमिली नहीं है, मेटाफोर का यूज नहीं किया, पर्सोनिफिकेशन यहाँ नहीं है उस लाइन में जो 10,000 saw I at a glance में मैंने 10,000 एक नजर में देखे। तो पोइट तो देख सकता है, पोइट तो इंसान है, तो ह्यूमन बींग का ही क्या पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन नहीं होगा। मेटाफोर यहाँ पर आपको कहीं नहीं दिख रहा, ना सिमिली एज लाइक सो कोई वर्ड नहीं दिख रहे। तो इसका मतलब इसमें कोई और फिगर ऑफ स्पीच है जिसको हम वैसे देखा जाए तो हाइपरबली कहते हैं, बढ़ा चढ़ा के प्रस्तुत करना। लेकिन यहाँ पर वो ऑप्शन में नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन नन ऑफ द अबव जो है वो सही है। तो स्टूडेंट इस तरीके से क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे और आपको उनमें से सही चीज को पहचानना है। हमने कोशिश की है कि आपको एक क्लैरिटी आपके माइंड में हो जाए कि किस तरीके के क्वेश्चंस जो है वो आ सकते हैं। इसी तरह अदर टॉपिक्स में भी आप अगर हमारे चैनल पे जाएंगे तो मॉडल, टेंस या जो अदर टॉपिक्स है उनसे रिलेटेड फिगर्स ऑफ स्पीच, अन्य जो इस तरीके की चीजें हैं जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो आपके सामने हैं। और अगर कुछ ऐसे टॉपिक्स भी है जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस की नेचर आपके समझ में नहीं आई है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो, जिस पर हम वीडियो बना सकते हैं, बाकायदा आपका नाम लेकर कि आपके कहने पर हमने वीडियो बनाए। तो निश्चित रूप से स्टूडेंट जुड़े रहिए कल्प इंग्लिश एकेडमी के साथ। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमारे चैनल जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Get your success. Keep smiling.